नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन जुबानी जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहां पहले ही अब्बा जान को लेकर सियासत गर्म है और अब चाचा जान की भी एंट्री हो गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान बताया है। राकेश टिकैत ने हापुड़ में एक रैली के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चाचा जान बताया। राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चाचा जान असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी भाजपा को गाली देते हैं तो उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम है। टिकैत का ये बयान उस समय आया है जब उत्तर प्रदेश में अब्बा जान पर पहले ही सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कुशीनगर में एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि अब्बा जान कहने वाले गरीबों का सारा राशन हड़प जाते थे। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ अयोध्या मामले को लेकर मुलायम सिंह को अब्बा जान बोल चुके हैं। आखिर क्यों घूम फिरकर यूपी की सियासत उपनामों पर आ रही है? कभी अब्बा तो कभी चाचा जान पर क्यों घमासान मच रहा है? और इससे भी बड़ी बात यह है कि किसानों के रहनुमा बनने वाले राकेश टिकैत की जुबान अब सियासी क्यों होती जा रही है? वो मजहबी रंग में रंग रहे हैं। पहले किसानों के मंच से हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे, और अब असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी की मदद का आरोप लगाकर टिकैत आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? इन्हीं विषयों को लेकर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कि किस तरह से ये बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ और क्या कुछ कहा गया। राशन मिलना है, राशन मिलना है ना? बिजली आ रही है क्या? कांग्रेस की सरकार के समय बिजली आती थी क्या? और अब्बा जान वालों की, उनकी सरकार के समय भी नहीं आता था ना? सोचो, मुख्यमंत्री जी ने और उनके कुछ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जी को भी चिलम सिखा दिया। अब पता नहीं ये लोग चिलम पीते हैं कि नहीं पीते हैं, ये बात तो बाद में जानकारी होगी। लेकिन जो लोग हमें कह रहे हैं टोटी टोटी, वही हैं चिलम वाले। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। और आपने देख भी लिया होगा, ये षड्यंत्र रचेंगे, ये चुनाव के टाइम पे भी षड्यंत्र रचेंगे। आपने जिला पंचायत में देखा, अगर बागपत के लोग मजबूत ना होते तो कोई जीत सकता था? क्रांतिकारी लोग थे बागपत के। तो अब्बा जान, चाचा जान, बाबा जान, कहाँ राजनीति जा रही है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। लेकिन विकास की बातें होती थीं, विकास के नाम पर चुनाव लड़े जाते थे। अब्बा जान, बाबा जान पर अब चुनाव लड़े जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का सियासी गणित है, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्या कुछ इसमें हो जाए कोई पता नहीं पड़ता। चलिए, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रियंक पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आर.ए. उस्मानी, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी, आशु चौधरी, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले मेरा सवाल आशु जी आपसे है कि राकेश टिकैत किसानों की राजनीति करते करते, किसानों के मुद्दे उठाते उठाते कब जाकर के वो मजहबी रंग में रंग गए, इसका पता ही नहीं चला, और इसकी शायद उम्मीद किसानों को भी नहीं होगी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज लगभग 10 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को चलते हुए। उस बिल को हमने भी पढ़ा है और देश के कई किसानों ने पढ़ा है।
उस बिल में अगर कुछ संशोधन कर दिए जाते तो किसानों की समस्याएं खत्म हो सकती हैं। किसान का कहना यही है कि हमें एमएसपी की गारंटी मिल जाए और हमारी मंडियां समाप्त न की जाएं, और जो कंटेंट फार्मिंग हो रही है, जो हमसे सौदा होगा, किसानों से सौदा होगा, उसको लेकर जो एसडीएम और डीएम का कोड बनाया गया था और न्यायालय जाने से रोक दिया गया था, इसको बाउंडिंग हटा दी जाए। और तीसरी चीज ये कि जो भंडारण का एक लिमिट था उसको समाप्त कर दिया गया था। इन बिंदुओं पर अगर बैठकर सरकार से बात कर ली जाती तो आज देश का किसान भ्रमित नहीं होता। आज किसान समझ नहीं पा रहा है और किसानों के ऊपर किसान नेता लोग जो है राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। आज आप देख रहे हैं किसानों की बात कम होती है, वहां पर आने वाले 2022 के चुनाव की बात ज्यादा होती है। वहां पर आप देख रहे हैं राजनीति होना शुरू हो गई किसानों के मुद्दों पर, तो ये गलत है। किसान के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश के किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। किसान की बात अगर करनी है तो किसान की बात करिए, वरना राजनीतिक पार्टी में जाके पद लीजिए और आप अपने मंच को राजनीतिक बना दीजिए। ये किसान का मंच नहीं है जहां पर ऐसी बातें होती हैं। अगर किसान का मंच है तो किसान की बात होनी चाहिए। और 10 महीने से अगर निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो उस पर आप ये बताइए, अगर कोई कानून बन गया है, कानून बन गया, उसमें जो खामियां हैं हमको उनको हटाना है। हम अपने किसानों के हित की बात करेंगे, ना कि हम जो है राजनीतिक। चौधरी साहब, बीजेपी ने और केंद्र सरकार ने लगातार आपके साथ चर्चाएं की और वो इस बात पर राजी भी हुए कि जो आपकी कुछ अगर समस्याएं हैं उन चीजों को, उन बिंदुओं को हटा दिया जाएगा। लेकिन आप फिर एक दूसरी जिद पर अड़ गए कि पूरे कानूनों को ही वापस करो। ये गलत है, ये गलत है। देखिए, ये अड़े नहीं है, इनको अड़ाया गया है। इनके पीछे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इनको अड़ा रहे हैं कि नहीं। आज जो देश का विपक्ष है, प्रदेश का विपक्ष है, वो घरों में बैठकर ट्विटर चला रहा है और किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं राजनीतिक लोग जो है। ये गलत है। किसान इसको, मैं देश के किसानों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस राजनीति को समझें, इस राजनीति को समझने की जरूरत है। वरना ऐसे ही आज आपको बता दें, देश के किसान का जो सबसे बुरा हाल है वो देश के किसान नेताओं की वजह से है। देश के नेताओं ने किसान को बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि उनको भीड़ इकट्ठा करके ले जाते हैं कि हम आपके मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन वहां पर क्या होता है, अपने टिकट की बात होती है, अपने राज्यसभा टिकट की बात होती है। किसानों के ऊपर राजनीति करने वाले लोग सबसे बड़े दोषी है किसानों के। चलिए, आर्य उस्मानी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी से। उस्मानी साहब, उत्तर प्रदेश में बातें कही जा रही थी कि इस बार विकास के नाम पर चुनाव होगा और इन चीज़ों को लेकर के चुनाव होगा, लेकिन स्थिति अब क्या आ रही है? अब्बा, बब्बा, चाचा, ये शब्दों पर अब इन पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, आज जो है उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, गरीब परेशान है। उनके विकास की कोई योजनाएं नहीं है। किसान जो है वो धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। उनके 14,000 करोड़ रुपए गन्ना का भुगतान नहीं हो रहा है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसानों का ग्रीन कार्ड कर्जा माफ नहीं हो रहा है। तो आज जो है जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसको ये देखना चाहिए, इस देश की सरकार को देखना चाहिए कि ये लोग जो है सरकार में आए थे गरीबों को न्याय दिलाने के नाम पर, उनका शोषण करने के लिए नहीं आए थे। कि आज किसान जो है वो अपने को ठगा महसूस कर रहा है। किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है। जो बेरोजगार है उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। जो किसान मित्र है वो परेशान है, जो शिक्षा मित्र है वो परेशान है, जो पंचायत मित्र है वो परेशान है। जो बेरोजगारों को हम लोग बेरोजगारी भत्ता देते थे वो भत्ता भी सरकार ने बंद करने का काम किया है। तो ये एक हिसाब से सरकार जो है ये फेल है और इसको ये बुआ, बबुआ, चाचा, नाना, अब्बा जान कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई करना तय है। लेकिन निशाना तो आप, बीजेपी ने तो निशाना आप पर ही साधा था। जो राजनीतिक समीकरण जो कहते हैं और राजनीतिक जो परिदृश्य कहता है उस पर चच्चा जान तो आपकी पार्टी पर ही निशाना साधा गया था। वो निशाना देखिए, अब ये सब नहीं चलने वाला है। वो एक चुनाव में चल गया,
एक चुनाव में चल गया, मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब चल गया। अब जनता जाग गई है, जनता को मालूम है कि 55 लाख महिलाओं को किसने समाजवादी पेंशन दी थी, इस प्रदेश में किसने विकास की गंगा बहाई थी, मेट्रो किसने दिया, स्वास्थ्य सेवाओं में किसने सुधार किया, किसने 100 नंबर दिया एम्बुलेंस, किसने 108 102 एम्बुलेंस दिया, किसने जो है अस्पताल बनाए, किसने मेडिकल सेंटर बनाए, ये सब जनता को मालूम हो गया है। कोरोना में तमाम लाखों आदमी जो है काल के गाल में समा गए हैं, वो इनको माफ करने वाले नहीं है। अब ये जो ये बेतुकी बातें कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, भारतीय संस्कृति में माता पिता का कितना बड़ा योगदान हो सकता है? आप भारतीय संस्कृति में माता पिता की सेवा करना, माता पिता वृद्ध हो जाए तो उनकी सेवा करना, सेवा करने के बाद अगर मृत्यु हो जाए तो पुत्र का दायित्व बनता है कि पिता की अस्थि को कंधा दे, उसकी चिता को अग्नि दे, उसके जो होते हैं, जो फूल होते हैं, उनको गंगा में प्रवाहित करे। जो व्यक्ति ये ना कर सकता हो उसको आप क्या कहेंगे बताइए? अब्बा जानो पिताजी की बात तो छोड़ दीजिए, आप हमको ये बताइए पहले कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भारत की संस्कृति ये कहती है कि नहीं कहती है, आप बताइए। उस्मानी साहब भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, एक मजहब को लेकर चलने वाले लोग भारतीय सभ्यता की बात कैसे कर सकते हैं? आप बताइए। कौन सा मजहब और कैसा मजहब, आप बताइए। उस्मानी साहब अभी आपने कहा, देखिए स्वतंत्र भारत देश में सबको समानता का अधिकार है, और यहाँ पर जो जाति को लेकर लोग भड़का रहे हैं, जाति को लेकर, ये गलत है। आप पूरे समुदाय की बात करिए, पूरे समुदाय की बात करिए, किसानों की बात करिए। आज जो विपक्ष के रूप में किसान खड़ा है, उसके मुद्दे पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उसके मुद्दे पर बात करिए कि उसको विधान कैसे मिलेगा। भाई किसान का मुद्दा तो हमने पहले आपको बता दिया। क्या बता दिया? हमने किसान का मुद्दा पहले बता दिया कि किसानों की आय दोगुनी करें, गन्ने का रेट जो है 650 रुपया करें, गन्ने का जो 14,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में बकाया है उसका तत्काल भुगतान करें। समझ गए नहीं समझे? चलिए उस्मानी साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक अच्छी सरकार के लिए एक अच्छे विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने अगर रोड पर आकर शुरू से ही प्रदर्शन किए होते तो सरकार शायद ये न कर पाती, लेकिन आप लोग फेसबुक ट्विटर के अलावा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब जब 2022 कोपड़े पे आ गया है तो किसानों के ऊपर रख के अपनी राजनीतिक रोटियां मत देखिए आप लोग। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे फेसबुक पे चल रहा है, ट्विटर फेसबुक पे चल रहा है। आज जब चुनाव खोपड़ी पे आ गया है तो किसानों के ऊपर बैठ के राजनीति करनी है। 2022 को चुनाव लड़ना किसानों के ऊपर। किसानों के लिए आप लोगों ने क्या किया ये बताइए। इंडिविजुअल आपने क्या किया है ये बता दीजिए। कितने आंदोलन किए आपने किसानों के लिए? किसानों को यह हक मिलना चाहिए। इससे पहले आपकी सरकार रही तब आपने किसानों के लिए किसान आयोग का गठन कर दिया होता तो हम आपके साथ खड़े होते। अरे आपने क्या किया? सुनिए यार, अभी हम लोगों ने लखीमपुर खीरी में चीनी फैक्ट्रियों को घेरा था, चीनी फैक्ट्रियों को घेर लिया था और कहा था कि अगर गन्ने का भुगतान नहीं होगा तो तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। लगातार हम लोगों को पहले उस्मानी साहब मैं आपको बता दूं, आपसे पहले सरकार बहन जी की थी, बहन जी की सरकार में कई चीनी फैक्ट्रियां बंद हो गई। आप अपनी सरकार में कितने आंदोलन के चीनी फैक्ट्रियां खोली जाए? अरे चीनी मिलें बंद थी, आपने कितने आंदोलन किए? कितने आपने प्रियंक पांडे जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पांडे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको दिखाई नहीं पड़ रहा तो क्या बताएं आपको? पांडे जी आपको बताना चाहता हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसान, गरीब और समाज के पिछड़े लोगों की, समाज के शोषित और वंचित लोगों की लिए सेवा करने के लिए समर्पित पार्टी है। और मैं अपने भाई किसान नेता आशु जी के बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। मैं इनका स्वागत करता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। अब आइए मैं किसान के मुद्दे पे बात करता हूँ। आज उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
किसानों के लिए जितने अभूतपूर्व काम किए उतना पिछले कई दशक में काम नहीं हुआ है। दिनेश जी, आज उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में देश में नंबर 1 है। पुरानी सरकारें चीनी मिल बेचती थी, हमारी सरकारों ने चीनी मिल का आधुनिकीकरण कराया, हमारी सरकारों ने बंद हुई पुरानी चीनी मिलों को चलवाया। और आज आप किसानों के गन्ना भुगतान की बात कर लीजिए, पूर्व की सरकार ने पिछले 2010 से लेकर 2012 तक 1 रुपए भी गन्ना किसानों को भुगतान नहीं किया था। 29,000 करोड़ का बकाया छोड़कर गई थी पिछली सरकार। और आज मैं आपके इसी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमने अभी तक 1,43,000 करोड़ का भुगतान किया है और लगभग 83% भुगतान हो गया है और लगभग 5500 करोड़ बकाया है। और हमारे पास स्टॉक में 6,500 करोड़ की चीनी रखी है, जिसको हम शीघ्र ही बेचकर एक गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे। अब मैं किसान आंदोलन पे आता हूँ। किसान आंदोलन की बात कर लीजिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों हमेशा किसानों के मुद्दे पर संजीदा रही। हमने लगातार 11 राउंड की वार्ता की बुलाकर, जिसमें अधिकतर किसान संगठनों ने हमारी बात पे संतुष्टि जाहिर करते हुए अपने धरना प्रदर्शन को वापस लिया। और एक बात गौर करने वाली बात और है दिनेश जी, कि जो भाई हमारे किसान नेता भानु प्रताप जी ने कहा था, आज वो सत्य साबित हुआ। ये किसानों का धरना प्रदर्शन ये सिर्फ राजनीतिक विपक्षियों का एक वो था, फंडिंग थी। और अब देख लीजिए भाई राकेश टिकैत जी किसान के मुद्दे को छोड़कर बाकी सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, किसान भाइयों ने, हमारे अन्नदाताओं ने ये कहा हमसे कि एमएसपी पे लिखित गारंटी दीजिए। हमारी सरकार ने कहा हम देने को तैयार है। कहाँ दिया आपने? बिल्कुल देने को तैयार है दिनेश जी। इस बात पे हमने सम्मतता जाहिर की। हमने कहा बिल्कुल आपकी ये बात मानी जाएगी। और दिनेश जी दूसरी बात सुनिए, उन्होंने कहा कि आप बिजली सब्सिडी खत्म कर देंगे। हमने कहा जो 2003 के नियम कानून थे बिजली के, अक्षरशः वही रहेंगे और कोई सब्सिडी नहीं खत्म की जाएगी। अब आ जाइए आप, इन्होंने कहा पराली जलाने वाले केस को वापस लीजिए। हमने कहा आपका स्वागत करते हैं, हम वो केस वापस लेंगे। नहीं, पिछली सरकारों में नहीं पांडे जी ये चीजें, मेरी बात सुनिए। आज एक किसानों का समूह आया और हमारे मुख्यमंत्री जी से वार्ता किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास पर उनसे संवाद किया, उनकी बातें सुनी, उनको आश्वासन दिया जो वो चाहते हैं उसको हम अतिशीघ्र पूरा करेंगे। और इस पर किसान भाइयों ने संतुष्टि भी जाहिर की। उन्होंने ये भी कहा कि न केवल हमारी इसमें मदद हो रही है, बल्कि आप हमें अपने सरकार के माध्यम से सुरक्षा भी दे रहे हैं। आज गेहूं की खरीद को उठा के देख लीजिए, पिछली सरकार में 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदारी हुई थी दिनेश जी, और हमने 56 लाख मीट्रिक टन खरीद कर उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है। न केवल खरीदारी की दिनेश जी, बल्कि 72 घंटे के अंदर 90% से ज्यादा भुगतान करके दिखाया। दिनेश जी, आज किसानों को गन्ने की पर्चियां लेने के लिए सोर्स नहीं लगाना पड़ता है। आज हमने ऐसी पारदर्शी व्यवस्था करा दी है, भुगतान के लिए लोगों के पास नहीं जाना पड़ता है कि हमारा भुगतान करा दीजिए। आज आप देखिए, हर 10 किलोमीटर पे क्रय केंद्र है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करने वाले लोग हैं। ये नया भारत है, जहां किसानों की बात होगी, जहां बेरोजगारों की बात होगी, जहां हमारे पूर्वजों की बात होगी, जहां पर भारत आत्मनिर्भर बनेगा। हमारे किसान भाइयों की आय दोगुनी होगी। किसान भाइयों के लिए जितना बेहतर काम कर सकते वो हम कर रहे हैं। और आंसू जैसे किसान भाइयों नेताओं की बातों को हम सुनेंगे भी, इनकी बातों को मतलब समझेंगे भी, आपके पक्ष में जो बात करेगा आप उसकी बात सुनेंगे, सीधी बात ये है। नहीं, जो किसान है वो किसान के लिए बात करेगा और हम उसकी बात सुनेंगे। लेकिन जो विपक्ष की राजनीति के साथ, लेकिन अगर आप लंबे समय तक किसी की बातें नहीं सुनेंगे, अगर आप लंबे समय तक किसी की बातें नहीं सुनेंगे, तो क्या वो राजनीति का सहारा नहीं लेगा? आप बता दीजिए दिनेश, ये एक बात, वो 9 महीने से बैठे हैं, आप उसका समाधान नहीं कर पाए, तो क्या वो राजनीति का सहारा नहीं ले सकते? क्या किसानों को राजनीति में आने का हक नहीं है? क्या किसानों को राजनीति में आने का हक नहीं है? क्या सिर्फ आप ही का ठेका है? क्या आप लोग ही नेता बनेंगे?
क्या किसान राजनीति नहीं कर सकता? मैं आपसे एक चीज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, उस किसान आंदोलन में क्या हो रहा है? महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, लोगों का रास्ता रोका जा रहा है, कितने रोजगार बंद हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो गई है, कोरोना जैसी महामारी से हम झेल रहे हैं और वहां तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार है, उठाकर दूर कीजिए। अगर ऐसी आपको समस्याएं लग रही हैं, आप उन्हें उठाकर दूर कीजिए। आप खुद एक माहौल बना रहे हैं, आप एक माहौल तैयार करवा रहे हैं कि इन लोगों को इकट्ठा करके। आप दिनेश जी मेरी बात सुनिए, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये संवाद से चीजें हल होंगी ना, कि आप तलवार लेके आंदोलन करोगे, आप चले जाओगे गणतंत्र दिवस पर भारत का झंडा उतारने का प्रयास करोगे, आप लोगों के आवागमन को अवरुद्ध करोगे, इस तरह आंदोलन होता है? भारत लोकतांत्रिक देश है, ये मैं मानता हूं कि आपको अपनी बात लोकतंत्र में कहने की आजादी है, लेकिन संविधान के दायरे में। चलिए आशु जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आशु चौधरी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहे हैं भाई साहब। आशु जी, क्या अगर कोई किसी की बात नहीं सुने, किसानों की बात सरकार ने नहीं सुनी, 9 महीने से वो आंदोलन में बैठे हैं, अगर वो राजनीति भी कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? क्या केवल नेताओं को ही राजनीति करने का हक है? नहीं, राजनीति तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये किसान का मुद्दा था। अगर सरकार, देखिए सब लोगों ने विरोध किया, सरकार ने कहा ठीक है, जो बिल में कमियां हैं मैं उनको दूर करूंगा। तो बैठकर पहले उन कमियों को, चूंकि ये 125 करोड़ देश की आबादी में से किसानों का मुद्दा है, जो 80% किसान है, एक आदमी का मुद्दा नहीं है, ये 125 करोड़ आबादी में से किसानों का मुद्दा है। तो किसानों के लिए बिल में संशोधन करवा के किसानों को जो लाभ मिलने वाला था उससे वो लाभ तो मिलता। भाई हमारी मंडियों और सबसे बड़ी बात है एमएसपी का निर्धारण हो और वो लागत मूल्य के हिसाब से हो। इन सब मुद्दों पर आप जब बैठ के बात करते और सरकार आपकी बात ना मानती, आपके हिसाब से संशोधन ना होता, तब आप विरोध करते, तब आप इस बिल को खत्म करने की मांग करते, मैं आपके साथ खड़ा होता। मैं गाजीपुर बॉर्डर भी गया हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि एक साल से लगभग 10 महीने हो गए, आप किसान की हालत क्या है आप बता दीजिए। किसान को जो और आने वाली सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, वो किसान उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वो सीधे जो है इस पे कानून खत्म होना चाहिए, कानून खत्म होना चाहिए। आशु जी, इतने सारे किसान, इतने सारी संख्या में उनके कार्यक्रम में लोग जुट रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्या उन किसी भी व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं है कि आप ये बताइए, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, हर जनपद में 2-4-10 बसें भेजी गई, लग्जरी बसें भेजी गई, ये कहां से आई बसें? ये बसें कहां से आ गई? आप बताइए, बसें कहां से आ गई? सबसे बड़ी बात है, मैं इतना कहता हूं कि अगर सारे किसानों से अलग अलग पूछा जाए तो किसान इस बिल पर बात भी नहीं कर पाएंगे, उन्हें बिल की जानकारी नहीं है। बिल मैंने पढ़ा है, बिल में कुछ संशोधन करने, कुछ चीजें हैं जो हमें लगता है कि आगे किसान के लिए नुकसान होगा, हम उस पर बात कर लेंगे, उन चीजों को दूर करा देंगे, उसकी लिखित गारंटी ले लेंगे। किसान को आगे किसानों के लिए अच्छा रास्ता खोले सरकार से बैठकर। सरकार तो हमने बनाई है, कोई अमेरिका से बनकर सरकार नहीं आई है ना। ये सरकार हम लोगों ने वोट दिया है तब बनी सरकार, और हम अपनी सरकार से जो है इस तरह का वाद विवाद करेंगे तो सरकार से मिलने वाले जो लाभ है हमें, वो हमें न मिल पाएंगे। 5 साल तो हम लड़ाई में निकाल देंगे, तो क्या मिलेगा हमको? फिर कोई नई सरकार आएगी, वो नई राजनीति करेगी, क्या मिलेगा? चलिए उस्मानी जी आप तक आवाज पहुंच रही है? किसी को लड़ाई से लाभ हुआ हो तो बता दें। चलिए उस्मानी जी, और उस लड़ाई का हिस्सा हमको बनाया जा रहा है, किसानों को बनाया जा रहा है। चलिए पांडे जी, एक कमेंट आपका। और आप किस तरह से आप देखते हैं कि जो, चलिए आपने कहा कि अब किसान राजनीति पर आ गए हैं और ये जो राजनीति कर रहे हैं ये किसान नहीं है, लेकिन इनकी अगर जिस तरह से जो एकजुटता हो रही है, जगह जगह ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लोग इनसे जुड़ रहे हैं, ये सरकार को कितना नुकसानदायक हो सकता है? या आप किसानों को साधेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम तय किया है जिसके जरिए किसानों के साथ सम्मेलन किया जाएगा, किसानों को बुलाया जाएगा, हर विधानसभा से, हर गांव से 50-50 किसान जुटाने की भी योजना तैयार की है। तो क्या वो योजना सफल हो पाएगी? और जिस तरह से जो राकेश टिकैत
लगातार अब अपना कुनबा बढ़ाते जा रहे हैं, इस नुकसान की भरपाई आप कर पाएंगे? दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी सतत काम करने वाली पार्टी है। हम 365 दिन जनता के बीच रहते हैं। हम आइसोलेशन में नहीं है, हम लगातार काम कर रहे हैं। रही बात, हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं और हमारी सरकार, पूरी भाजपा सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, वो प्रतिबद्ध है हमारे अन्नदाता भाइयों के एक एक मुद्दे को सुलझाने की, उनका सुझाव मानने की और उनके बेहतरी के लिए काम करने की, और जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। आज आप उठाकर देख लीजिए दिनेश जी, चाहे वो गन्ना किसान की बात हो, चाहे वो गेहूं की बात हो, चाहे वो धान की बात हो, चाहे आप देखिए, हमने तीनों फसलों को न केवल खरीदने की बात की बल्कि खरीद के दिखाया। हम एमएसपी लागत से 2 गुने ज्यादा पर किसानों के चीजों को खरीदने को तैयार है और खरीद रहे हैं। आज आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक सत्र में 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। क्या यह नतीजा नहीं है? पिछली सरकार में 2012 से 17 में 1,23,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। आज हमने पूरे अब तक 4.5 कोई गुंडा माफिया चलिए बेटी को नहीं छेड़ सकता चलिए है। पांडे जी, और चौधरी जी, उस्मानी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल समय एक सीमित रहता है जिसके अंदर हम अपनी बातचीत रख सकते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में अब्बा बब्बा और चाचा जान की राजनीति गर्मा चुकी है और उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तमाम तरह के ऐसे मुद्दे निकल कर आएंगे जो लोगों का एंटरटेन भी करेंगे और इन मुद्दों में राज भी काफ़ी गहरा छुपा होता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।